कई सदियों कई जन्मों से तेरे प्यार को तरसा है मेरा मन। आजा आजा कि अधूरा है अपना मिलन। तुझे हो ना हो मुझे तो यकीन है, मुझे तुझसे प्यार नहीं है, नहीं है। कुछ ऐसे ही लफ्ज़ों से हमें प्यार कर देने वाले जो शख्स थे, उनके साथ में आज मुलाकात। मैं हूँ रुचि, वेलकम टू द शो जिसका नाम है बॉलीवुड रिवाइंड। एंड मेरे साथ में आज यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत है जिनका अगर मैं इंट्रोडक्शन करूँगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद छोटा महसूस करूँगी। नक्श जी मेरे साथ में हैं, नक्श लियालपुरी जी। सर वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप यहाँ पर हमारे शो का हिस्सा बने हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। इस चैनल से वास्ता तो मेरा बहुत पुराना है। किसी ज़माने में 2-3 सीरियल के टाइटल सॉन्ग मैंने लिखे थे ईटीवी के लिए। आज इंटरव्यू के लिए आए, अच्छा लगा मुझे। सर समय कुछ ऐसा हो गया है, समय कुछ इस तरह से बदल गया है कि आज की तारीख में आज की जो जेनरेशन है, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, आज की जो जेनरेशन है वो शब्दों का महत्व भूल गए हैं। मुझे लगता है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि शब्दों के ज़रिए कितना कुछ कहा जा सकता था। क्या कहेंगे आप शब्दों की ताकत, शब्दों की अहमियत के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, शब्दों की अहमियत तो अपनी जगह है। आज का प्रॉब्लम ये है कि आज ज़्यादातर लोग लिखने वाले भी ज़बान सही नहीं जानते, तो क्या किसी को इम्प्रेस कर सकेंगे या क्या ज़बान का महत्व समझा सकेंगे किसी को। हम लोग पढ़े लिखे लोगों में से आए थे, यही सोच के आए थे कि अपना अच्छी ज़बान लिखना है, अच्छी बातें करना है, अपने गीतों के ज़रिए कोई न कोई पैगाम देना है आवाम को, ताकि वो उनको कुछ समाज के लिए जो हमारा फ़र्ज़ है वो भी साथ साथ अपने काम के पूरा होता रहे। बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगी कि एक ज़माने में किशोर दा हो या उनके बेटे अमित दा हो, आशा जी हो या लता जी हो, हर एक इंसान ने अपनी आवाज़ तो दी गानों को, लेकिन गाने के पीछे जो आत्मा थी, जो दिल था, जो भावनाएं थीं, जो इमोशंस थे, वो आपकी कलम से निकला करते थे। आपने वो गाने लिखे हैं जो कि उन्होंने गाए और सुपर डुपर हिट हो गए। उस ज़माने के बारे में कुछ बताइए, उस समय के बारे में बताइए जब जब वो प्राइम पर थे और बड़े बड़े सुपर हिट गाने जो थे वो आपके किताबों में से निकल आते थे। उस वक्त ये था कि अच्छे गीतों से उनका असर लेके हम लोग उनके कंपटीशन में, मैं एक वाक़या सुनाऊंगा उस वक्त कि एक यहाँ एक ट्रेंड हुआ करता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के गीत हर फिल्म में शुरू हो जाते हैं। जैसे हुस्न की तारीफ़ का एक पहलू निकला, तो हर फिल्म में हुस्न की तारीफ़ का एक गाना। मुजरा, तो हर फिल्म में एक मुजरा, कैबरे। और वो हुस्न की तारीफ़ के गानों का पीरियड था। तो रात 11 बजे मैं पान बहुत खाता था, तो पान खाने घर से निकला। पान की दुकान पे 5-6 कॉलेज के लड़के मिले मुझे। उसमें से एक लड़के ने हिम्मत करके कहा कि मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। मैंने कहा कि ज़रूर कीजिए। अच्छा। तो उन्होंने एक गाना उस ज़माने में चल रहा था, उफ़ तेरी आंखें, हाय तेरा चेहरा। तो मुझे कहने लगे कि देख, किसी की खूबसूरती की तारीफ़ करने का ये तरीका क्या है? आप शायरों को क्या हो गया है, क्या लिख रहे हैं आप लोग? ऐसा ये कोई तरीका है किसी की तारीफ़ करने का? तो दूसरे दिन मुझे भी एक हुस्न की तारीफ़ का गाना देना था। तो उसने चौंका दिया मुझे ये कह के। मैं वापस जाके घर बैठ के लिखना था गीत, तो सोचने में मजबूर हो गया कि अब मुझे क्या लिखना। ये लोग तो अपना
अच्छे बुरे की तमीज़ आम आदमी यानी कॉलेज के स्टूडेंट ये मार्क कर, अच्छे बुरे की तमीज़ इनको भी है, बिल्कुल। आम लोगों को भी और लोगों को भी होगी। तो ये तो तय था, हम लोगों ने सोचा हुआ था कि बुरा गीत तो लिखना नहीं है, अच्छा ही लिखना है। लेकिन अब ये जो उन्होंने उस गीत की रेफरेंस दी उन्होंने, तो अभी मैं जब लिखने बैठा तो सोचने पे मजबूर हो गया कि अब खूबसूरत लफ्ज़ों में खूबसूरत तरीके से हुस्न की तारीफ़ का गाना लिखा जाए ताकि हमारी इज़्ज़त भी बनी रहे, लोगों को भी अच्छा लगे। तो हमारे यहाँ एक शेर मुझे बहुत पसंद था कि बात तक करनी तुम्हें आती न थी, ये हमारे सामने की बात थी। इसमें बात दो जगह इस्तेमाल किया है शायर ने, दो अलग ढंग से इस्तेमाल किया है, जो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इस शेर ये आ गया मेरे दिमाग में। मैंने कहा जिस तरह ये बात का इस्तेमाल दो जगह किया खूबसूरती से उसने, कोई इस तरह का पहलू निकालना चाहिएगा। तो कोई आधे घंटे के बाद मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ, तो मैंने वो गीत लिखा कि शायर तो नहीं हूँ लेकिन शायर की नज़र पाई है, शायर तो नहीं हूँ लेकिन शायर की नज़र पाई है, वो बात कहे देता हूँ जो बात नज़र आई है। क्या बात है। तो ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में बाद में रिकॉर्ड हुआ, चला भी, लोगों को अच्छा भी लगा। आज की तारीख में लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो एक फीलिंग है वो गायब हो गई है? मतलब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लिरिसिस्ट और जितने भी हमारे यहाँ पे संगीतकार हैं, चिंता ता चिता चिता पौ 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 डीके बोस इस टाइप के गाने बन रहे हैं, क्या कहना है नहीं, आपका इनके उसमें बारे क्या है कि इसमें दो तीन बातें उनका दखल है कि जब से वेस्टर्न म्यूज़िक को हम लोगों ने अडाप्ट करना शुरू किया है, तो वेस्टर्न म्यूज़िक के मीटर्स अपने अलग होते हैं, हमारे पोइट्री के मीटर्स से अलग होते हैं, तो वो बिखर गया ताना बाना सब। पहले ये था कि कोई अच्छी बात अडाप्ट कर लेते थे हम लोग, लेकिन आज के दौर में ये हो गया कि पूरे का पूरा वेस्टर्न वो अपना तरीका जो है धुन का वो अडाप्ट कर लिया लोगों ने, तो मीटर्स बिखर गए। ऐसे बिखरे हुए मीटर्स पे खूबसूरत गीत कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो अच्छे गीत के समय में और आज बुरे गीत के समय में आपको ये नहीं लगता है कि पैसे जो हैं उसमें कितना बड़ा उतार चढ़ाव आया है? हो सकता है मैं बहुत छोटी बात बोल रही हूँ क्योंकि ये तो एक आर्ट फॉर्म है, दिल से निकली जाती है जो बात वो लिखते हैं शायर, कवि और लिरिसिस्ट जिनको हम कहते हैं, लेकिन फिर भी उस ज़माने में जब इतने अच्छे लेवल के गीत लिखे जाते थे तब भी उस तरह का कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था। आज की तारीख में चाहे कुछ भी क्यों ना लिख दे, कुछ भी क्यों ना लिख दे, मैं सोफे पे, मैं अपने हाथ पे, मैं हाथ के नेल पेंट पे, किसी पे भी गाना बना सकती हूँ आज की तारीख में और करोड़पति बन जाते हैं लोग। नहीं, वो दरअसल गीत तो नहीं कह सकते उनको। अब ये कि फिल्म में आ गया इसलिए उनको उसको गीत कहते हैं। पर आपको बुरा नहीं लगता है कि हमारे ज़माने में तो हमें किसी ने इस तरह से इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया या उस तरह का पैसा नहीं दिया? इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों नहीं होगा, ज़रूरी तो नहीं, है। बुरा तो लगता है, लेकिन अब सवाल ये है कि बुरे गीत आना शुरू हुए और वो पब्लिक ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि मदन मोहन की म्यूज़िक
की हिस्ट्री, उस पे एक किताब छपी थी और नागपुर में उसका उद्घाटन होना था। तो यहाँ वो लोग मार्केट में ढूंढते फिरे कि कोई शायर ऐसा मिल जाए जो मदन मोहन के साथ जिसने काम किया हो, उसके हाथ से हम उद्घाटन करवाएं। तो आखिर उनको मैं ही नज़र आया, मैं मिला, तो मुझे ले गए वहाँ। वहाँ उनका प्रोग्राम रखा, म्यूजिशियंस भी ले गए थे वो साथ, गाने वाले भी ले गए थे। उस रात को करीबन मतलब थोड़े थोड़े पूरे गाने तो नहीं, 26 गाने मदन जी के उस प्रोग्राम में गाए गए। और मैंने देखा कि हाल में से कोई पानी पीने या अपना बाथरूम जाने के लिए भी नहीं उठ रहा। क्या बात है। पिन ड्रॉप साइलेंस रही। लोगों ने इतने ध्यान से, इतने प्यार से। फिर एक कॉलेज में मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, तो 20 गाने स्टूडेंट्स ने गाए, जिसमें से 15 गाने पुराने थे, 5 नए थे। तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, आज भी पुराने गानों की सेल हो रही है। बिल्कुल। ये मेरा 70 का गाना है, रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, बिल्कुल। हर तरफ आ गए दामन को। आज 70 को आज कितना हो गया? 2016। कितने से बरस हो गए? 46। आज भी वो गाना नया लगता है। बिल्कुल। तो इसलिए कि उसके बैकग्राउंड में एक सिंसियर एफर्ट है। लिखने वाले ने बड़ा सिंसियरली अपना काम किया, लिखा, कंपोज़र ने अपना सही काम किया, मेहनत की, उसको बनाया। और आज इतने साल अपना, यहाँ एक फंक्शन हुआ था 2 महीने पहले, उसमें कराची से एक आदमी आया हुआ था। तो जब मेरा नाम है यहाँ अनाउंस हुआ, तो वो आदमी उठ के वहाँ से उसका भी प्रोग्राम में उसको भी मतलब हिस्सा लेना था, उठ के मेरे पास आया, आके मुझे कहने लगा कि सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत। और मुझे अलग बुला के उसने उसमें एक शेर था कि बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाएं कैसे। ये उस शख्स ने, गला भी उसका बहुत अच्छा था और वो धुन को पूरा खूबसूरत धुन का रंग, ये शेर मुझे कान में गा के उसने सुनाया। मैंने उसको गले से लगा ली। देखिए कि उस वक्त भी ये था कि मुझसे किसी ने कहा था कि पाकिस्तान में ये गाना बहुत मशहूर हुआ है और 60 रुपये में डिस्क इसकी, जबकि अपना मतलब यहाँ कम कीमत में, वहाँ कीमत उसकी ब्लैक में मतलब। और 60 रुपए बहुत हुआ करते थे। तो ये सिंसियरिटी भी नहीं है लोगों में काम करने की, इसलिए भी काम अच्छा नहीं होता। और अपना माहौल भी नहीं है। एक म्यूजिक डायरेक्टर ने मेरे आखिरी टाइम पे, जब मतलब लिखना कम किया मैंने, उस वक्त मुझसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने एक खूबसूरत गीत लिखा था उसको सुनाने के लिए कि ये गीत मैंने नया लिखा है, ये सुनो। तो शायरी देखिए, आप कहते हैं कि गीतों में शायरी नहीं होती, समझे। कहने लगा आजकल शायरी कौन सुनता है। अच्छा। उसने गाना सुना नहीं मुझसे। तो ये हालत हो गई है कि लोग बिल्कुल जो
जानते हैं, चाहते हैं, वो भी हिम्मत हार के बैठ गए। एक बात जो मेरे दिल में आ रही थी वो ये है कि उस ज़माने में जितने गाने हुआ करते थे वो उर्दू में ही क्यों लिखे जाते थे? मतलब शेर व शायरी भी होती थी, शायर भी लिखा करते थे, तो उर्दू का ही इस्तेमाल क्यों होता था? देखिए, नॉर्थ से जितने भी लोग, यानी पंजाब से जितने भी लोग इंडस्ट्री में, शायरों में भी काफ़ी तादाद थी उनकी, तो हमारे ज़माने में उर्दू की तालीम, और उर्दू ज़बान में मिठास भी है, ये लोग हिंदी वाले भी मानते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादातर उर्दू में लिखे जाते थे गीत। जैसे आज भी मैं जो गीत लिखता हूँ उर्दू में ही लिखता हूँ, बाद में लिखवा देता हूँ जिसको उर्दू नहीं जानता, वो अपने हाथ से हिंदी में लिख ले, बंगाली में लिख ले, रोमन में लिख ले, जिसमें पढ़ सकता है वो लिखे। तो उर्दू शुरू से जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है तो उर्दू पोइट्री, उर्दू के ही शायर, उर्दू के ही अपना कहानीकार, यानी शुरू में 50 गाने भी, 60 गाने भी, 72 गाने भी फिल्म में लोग आए हैं, सब उर्दू ज़बान में, क्योंकि ज़्यादातर राइटर जितने भी थे उर्दू या पंजाब से या यूपी से या बिहार से, तो उर्दू का चलन ज़्यादा था, इसलिए वो लोगों को ज़बान अच्छी भी लगती थी, जल्दी पॉपुलर होता था। मैं तो ये कहूँगी कि ये आज के जितने भी संगीतकार हैं और साथ में जो लिखने वाले हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, जो शायर हैं, उन सभी को ये एक सीख जैसे लेना चाहिए कि उर्दू जो है वो फिर से थोड़ा सा अगर हमारे यहाँ पर गीतों में वापस आ जाए तो शायद वो जो एक नहीं, उर्दू देखिए, लोग आज ये जो लोग ज़बान नहीं जानते वो भी उर्दू के, पर्शियन के लफ्ज़ सुने सुनाए इस्तेमाल करते हैं, वो गलत इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पे देखा है। अब जैसे उस ज़माने में भी हुआ, कहीं कहीं होता था, जैसे मेरे सर का तू ही तो सरताज है, सरताज आपने कह दिया तो सर का ताज तो वो हो गया, फिर सर का सरताज क्या है? सही बात है। तो ये इसलिए कि ज़बान वो आप, हम कहते हैं कि आप इस्तेमाल कीजिए उर्दू पर्शियन के अल्फाज, लेकिन उसके मतलब पूछ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, उसकी जगह बनती है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो गज़लों की अगर बात करें तो आपकी कोई पसंदीदा गज़ल है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं? कुछ 2-4 लाइनें जो आपको याद आती हों अभी? मेरी तो गज़लें तो बहुत हैं। तेरी आँखों का समंदर मेरा साहिल ठहरे, तेरी आँखों का समंदर मेरा साहिल ठहरे, ऐसे डूबूं कि उभरना मुझे मुश्किल ठहरे, ऐसे डूबूं कि उभरना मुझे मुश्किल ठहरे, मेरी आगोश में इस तरह समा जा ज़ालिम, चंद लम्हों का मिलन उम्र का हासिल ठहरे, चंद लम्हों का मिलन उम्र का हासिल ठहरे। मुझे लग रहा है कि कहीं ये भी अभी देखने वालों में से कोई ऐसा ना हो जो कि सोचे अरे अरे मैं अब इसके ऊपर एक गीत बना सकता हूँ, मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। बहुत ही गहरा लिखते आए थे आप, और आज भी बहुत गहरी बातें आपने हमारे साथ शो पे की। कुछ किताबें भी हैं जो कि आपने लिखी हैं जिसमें यही कुछ ऐसे आपके लिखी हुई गज़लें हैं? एक किताब मेरी शायरी की है, उसका तेरी गली की तरफ उसका टाइटल है। जी। दूसरी एक
किताब है आंगन आंगन बरसे गीत। उसमें अच्छे अच्छे मेरे फिल्म के गाने और टीवी सीरियल्स के गाने ये नहीं मिलते, टीवी सीरियल के रिकॉर्ड नहीं बनते, सही बात। इसलिए वो उनको भी शामिल किया। और अपना प्राइवेट गाने, नॉन फिल्म टाइटल्स, ये मिला के एक किताब वो छापी है, अपना आंगन आंगन बरसे गीत। तो आखिरी मैसेज क्या है जो कि आप आज हमारे देखने वालों को, दर्शकों को देना चाहेंगे आज? लिखने वालों के लिए मैसेज तो मैं अपना सारी बातें लिखने वालों के लिए मैसेज ही हैं जो मैंने की हैं कि एक तो ज़बान को परफेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा लफ्ज़ों की वोकेबलरी बहुत बड़ी होनी चाहिए शायर के लिए। तीसरा ये कि कोशिश करके ऐसा लिखें कि एक तो साफ़ सुथरी ज़बान हो, उसमें कोई अच्छा मैसेज हो, और तीसरा ये कि अपना अब जैसे मिसाल के तौर पे एक राइटिंग की बात है कि हम ये कोशिश करते हैं कि अगर उर्दू में लाइन कही है तो पूरा गीत उर्दू में आ जाए, और अगर हिंदी में कोई बात कही है तो पूरा गीत हिंदी में। लैंग्वेजेस मिक्स ना की जाए। तो ये अपना ये भी बहुत ज़रूरी है। और अपना क्या बुरे गीतों से परहेज़ करें और अपना क्या है कि ऐसा लिखें जिससे उनको भी फ़ायदा पहुँचे और जिनकी फिल्म के लिए लिखा है उनको भी फ़ायदा पहुँचे। और मैं बस यही कहूँगी कि यूं ही हमारे आज के जो शायर हैं और जो दर्शक हैं वो आपसे इंस्पायर होते रहें। थैंक यू सो मच आज यहाँ पर आने के लिए, शो पर आने के लिए, ईटीवी के शो बॉलीवुड रिवाइंड पर मेरे यानी रंगीली रुचि के साथ आने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा नसीब था आज कि मैं यहाँ पर आपके साथ में बैठी हूँ। शुक्रिया। थैंक यू।